साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां मोदी 3.0 का पिटारा खुल चुका है और कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक जहां प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की ओर से रच दिया गया और चल दिया गया, क्योंकि इस बार जहां मध्यम वर्ग से लेकर जहां किसान, युवा, बुजुर्ग, हर किसी को साधने का प्रयास किया गया, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं टैक्स में जो बड़ा बदलाव किया गया और बड़ी राहत देते हुए जहां टैक्स में बड़ा बदलाव करने का जो फैसला लिया गया है, वो कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और वो स्लैब हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से 0 से 3 लाख पर, यानी कि कुछ भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यही नहीं, 3 से 7 लाख में 5% पहले टैक्स देना था और अब 4 से 8 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको 5% तक के अभी भी, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ इसमें। 7 से 8 लाख अगर आपकी आय है तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब 8 से 12 लाख, यानी कि अब कहीं ना कहीं राहत भरी खबर यह है कि अगर आपकी आय 8 से 12 लाख है तब आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। वही जब आपकी आय होगी 7 से 8 लाख तब यानी कि 10%, और 10 से 12 लाख होगी जब पहले आपको 15% देना पड़ता था, लेकिन अब जब आपकी 12 से 16 लाख आय होगी तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पहले अगर आपकी 10 से 12 लाख होती थी तो 15%, लेकिन अब 12 से 15 लाख आपकी आय होगी तो 20% पहले आपको देना पड़ता था, लेकिन अब आपकी आय अगर 16 से 20 लाख होगी तब आपको 20% टैक्स चुकाना होगा। वहीं 12 से 15 लाख के बीच अगर आपकी आय होगी तो 20% पहले, लेकिन अब 16 से 20 लाख होगी तो 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जब आपकी 15 लाख से ऊपर आय होगी, यानी कि सालाना आपकी इनकम होगी तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पहले ये प्रक्रिया थी, लेकिन अब 20 से 24 लाख आपकी रहेगी तब आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरा चार्ट हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से बड़ी राहत दी गई है और ये कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है मोदी सरकार के लिए, साधने के लिए मिडिल क्लास को। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए जहां अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है और ये बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है और इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। वह स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया और अब 24 लाख की आय पर अब 30% टैक्स लगेगा। वही 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी और यही नहीं, इसके साथ ही 15 से 20 लाख की आय पर 20% का टैक्स देना होगा। वही 8 से 12 लाख की आय पर 10% आयकर होगा। तो ये पूरा स्लैब चार्ट हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी राहत देते हुए नजर आए। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दे दे, जहां पहले क्या था और अब क्या है वो हम अब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 0 से 3 लाख पहले अगर आपकी आय थी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब 0 से 4 लाख तक की अगर आपकी आय है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 3 से 7 लाख अगर आपकी आय होगी सालाना तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा और पहले देना पड़ता था, लेकिन अब 4 से 8 तक, यानी कि 4 से 8 लाख आपकी आय होगी तो 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और पहले जब 7 से 10 लाख आपकी आय होती थी तो 10% आपको देना पड़ता था, लेकिन अब 8 से 12 लाख तक की आपकी आय होगी तो 10% आपको टैक्स देना होगा अपनी आय से। और वहीं 10 से 12 लाख में 15% टैक्स देना पड़ता था पहले, लेकिन अब आपकी आय 12 से लाख होगी तब आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो वहीं ये पूरा स्लैब चार्ट बता रहे 12 से 16 लाख पे आपको 15% देना पड़ेगा और यही नहीं, और जब आपकी आय 12 से 15 लाख हुआ करती थी तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 20 से 24 लाख में 25%। ये पूरा आपको कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है।
तो बड़ी जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत वर्गों को साधने का प्रयास किया गया इस बार, जहां हवाई योजना से 100 नए शहर जोड़ने की तैयारी है। 619 रूट पर उड़ान सेवाएं होंगी। प्राइवेट सेक्टर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम यह लागू की गई है। और यही नहीं, मुद्रा लोन पर होम स्टे देना होगा। यानी कि ये पूरी व्यवस्था मोदी सरकार 3.0 के इस बजट में है। और बड़ी बातें मैं आपको बता दूं, जहां शहरी गरीबी की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लाई गई है और देश में 3 AI सेंटर बनाने की तैयारी है। और यही नहीं, IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और भारत को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी है। जो यहाँ इस बजट में पश्चिम कोसी नहर परियोजना को आर्थिक मदद दी जाएगी। 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना ये लक्ष्य है और वीजा नियमों में ढील दी जाएगी। रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ की घोषणा। नेशनल जियो मिशन की शुरुआत की जाएगी। 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। और यही नहीं, इनकम टैक्स पर सरकार का भी बड़ा फैसला आपको हमने पहले ही बताया था, वो स्लैब के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया था। लेकिन सबसे जो आम व्यापारी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत है। LED LCD टीवी के दाम घट जाएंगे। और आपको बता दें कि टीवी के सेल पर कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5% कर दी गई है। लिथियम आयन बैटरी पर सस्ती कर दी गई है और कैंसर के इलाज की दवाएं पूरी तरह से सस्ती कर दी गई हैं। 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हट गई है। मोबाइल फोन सस्ते कर दिए जाएंगे और चमड़े से बने सामान सस्ते किए गए हैं। भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बुनकरों के लिए कपड़े सस्ते होंगे। तो ये पूरा स्लैब है कि किस प्रकार से राहत देने की इस बार 3.0 मोदी कैबिनेट में प्रयास किया गया है। और कहीं ना कहीं ये प्रयास आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, जब ये बजट पूरी तरह से जब जनता के बीच आ जाएगा, हमारी दिनचर्या में आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं हमारी इनकम को भी सीधा इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि ये हमारी आम जनमानस के लिए बजट है और कहीं ना कहीं इसमें किसान हो, युवा हो या फिर महिला, सभी वर्ग को साधने का सीधा प्रयास किया गया है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितनी दृष्टिकोण से ये बजट सहूलियत और कितना ज्यादा ये हमारे जो दिनचर्या उसमें ये बजट कारगर होगा। तो जो हमारे साथ भव्य तनेजा जुड़ चुकी है स्टूडियो से, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अर्थशास्त्री हैं और वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन BM चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भव्य जी आपके पास ही आऊंगी। सबसे बड़ी राहत है टैक्स, कहीं ना कहीं इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम तो जैसे कि हम सुबह के डिस्कशन में देख रहे थे कि बजट की एक्सपेक्टेशन क्या है मिडिल क्लास की बजट से, तो सबसे ज्यादा ये था कि एटलीस्ट 10 लाख तक का तो टैक्स स्लैब एग्जेम्प्ट कर ही देना चाहिए। क्योंकि अगर एक मध्यम वर्ग का पढ़ा लिखा लड़का लड़की है और वो जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब ही यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं, तो महीने का 50-60 हज़ार 70 हज़ार तो कमा लेते हैं। तो इस हिसाब से 12.5 लाख की जो रिलीफ 12.70 लाख की मिली है, चूंकि 75 लाख इनफैक्ट, क्योंकि 12 लाख तक तो हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट ही है। और अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो 75,000 की उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसको मिलेगी। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ा एक बहुत मेजर जो है एक चेंज आया है। क्योंकि ये मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा, चूंकि हमारे भारत में मिडिल क्लास की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि टैक्स से अफेक्ट होते हैं। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले टैक्स से, इनकम टैक्स से तो अफेक्ट नहीं होते हैं, पर जो अफेक्ट होते हैं मिडिल क्लास और रिच क्लास ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आप जितना कमाते हैं उतना ही उसी रेट पे आप पे टैक्स पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ है, मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही बड़ी रिलीफ है। क्योंकि जो रिटर्न्स, जो मिडिल क्लास ऐसा आदमी होता है जो लोन के लिए भी रिटर्न फाइल करता है, जो अपनी MSME एंटरप्राइज के में लोन दिलवाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल लोन के लिए लोन, और जहां लोन लेने की बात आएगी, हर एक बैंक उनसे पिछले 3 साल का ITR मांगता है, पिछले 3 साल की डिटेल्स मांगता है, उसका ब्यौरा मांगता है। तो इस तरह से अगर इतनी हमारी रिडक्शन हो गई है तो मेरा अनुमान है कि इससे काफी हद तक लोग और ज्यादा निकल के आएंगे जो ITR फाइल करेंगे।
और बिल्कुल। जो कि जो पहले कंसीलमेंट, डेलिब्रेट कंसीलमेंट जो लोग करते थे इनकम का, वो बिल्कुल खत्म होने के चांसेस है, क्योंकि कंसीलमेंट का कोई चांस ही नहीं रहेगा। 12.5 लाख, 12.75 लाख इज अ गुड अमाउंट। जी ठीक है, बीएम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं ये बेस्ट फॉर्मूला रहता है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा अर्थव्यवस्था का चक्का घूमना जरूरी है, और इस बार कहीं ना कहीं 22 के मुकाबले इसको घुमाने का तेज प्रयास किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। वो हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर टैक्स में इतना राहत मिली है, वो हमारी अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के लिए क्या कुछ कदम होगा इसके लिए। नमस्कार। देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में मिडिल क्लास का सपोर्ट कम हुआ था और उसकी वजह से इंडिया ग्रुप को कुछ ज्यादा सीटें मिली और बीजेपी को मेजॉरिटी से थोड़ी कम सीटें मिली। तो इन्होंने इस बजट में, अपने आम चुनाव के बाद पहले बजट में, आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए भर भर के उपहार दिया है और ये आश्चर्यजनक है। इतना बाजार में भी, शेयर बाजार में भी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 12 लाख के रुपए तक के एग्जम्पशन का आ जाएगा या सीनियर सिटीजन के लिए आ जाएगा कि मतलब आपका 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट हो जाएगा, आपको रिलीफ हो जाएगी 50,000 की जगह, या आपको अब जो भाड़े पे कमाई होती है तो उस पर टीडीएस होने लगता था 2,40,000 के ऊपर, तो वो 6 लाख तक नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने जो मिडिल क्लास के लिए भर भर के सपोर्ट दिया है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। इससे न केवल लोग प्रोसीजर से बचेंगे बल्कि उनके हाथ में पैसे भी बचेंगे। जब उनके हाथ में पैसे बचेंगे तो वो कंजम्पशन की तरफ जाएंगे और इसीलिए आज बाजार में जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनके शेयर में तेजी देखी जा रही है। केवल एक ही इम्पैक्ट है कि वो पैसे बचेंगे और आप फ्लैट स्क्रीन टीवी खरीदना चाहेंगे तो वो थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। बाकी आपको काफी रिलीफ उन्होंने दी है और इनकम टैक्स में जो नया प्रोविजन एक्ट आने वाला है 1 हफ्ते में, उसका भी उन्होंने विस्तार से बताया है कि आधा साइज होगा उसका और उस सरलता भी होगी। तो ये सब तरफ से लेकिन किसानों को भी इस बार काफी तोहफा मिला है, क्योंकि इस बार 5 लाख रुपए तक का लोन और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई। देखिए, किसान आपके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं साल, 1.5 साल से, 2 साल से, और उनके से सलूशन नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बजट के थ्रू उनको शांत करने की और देश के दूसरे कोने में जो किसान है उनको शांत करने की वो की पहल की है और अच्छी बात है। इन्होंने बजट में काफी मतलब कृषि के लिए भी तो वो की है, सुविधा दी है और इनका बजट जो है इस बार करीब 50 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। रेवेन्यू का जो इनका कलेक्शन है वो इटसेल्फ भी मतलब आप देखिए 34 लाख करोड़ का है और कैपिटल रिसीट का 16 लाख करोड़ का है। तो ये 50 लाख करोड़ को क्रॉस कर गए हैं और एक्सपेंडिचर भी इन्होंने उसके अंदर रखा है। इस बार इनका जो जीडीपी से जो फिजिकल डेफिसिट का रेशियो है वो भी इन्होंने बहुत मतलब रीजनेबल रख के 4.4 पे रख लिया है, जबकि 5 साल पहले वो 6.7 था। तो काफी कोशिश की गई है। अब ये इसको अचीव कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देश में एक किक स्टार्ट होने के लिए इकोनॉमी को जरूरत थी, वो ये किक स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, बहुत जरूरत थी, क्योंकि 2022 के बाद चक्का कहीं ना कहीं जैसे लग रहा था स्थिर होता जा रहा हमारी अर्थव्यवस्था का। क्योंकि भव्या जी, आप देख पा रही हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो आईआईटी को लेकर सीटें बढ़ा दी गई है, एजुकेशन का भी काफी महत्वता इस बार दी गई है। जी, जैसे कि जो 3 पिलर्स थे इस बजट के, वो थे आपका इनोवेशन और इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट। तो इनोवेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो 3 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, आईआईटी में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, इसका साफ तौर पे ये साबित होता है कि गवर्नमेंट जो है नई स्कीम्स लाने के लिए, नए जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको बहुत हद तक काफ़ी अच्छा प्रमोट कर रही है और मेरा अनुमान है कि इससे एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ेंगे हमारे।
क्योंकि वी आर द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ जो IITs हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ाई होती है टेक्नोलॉजी की, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास। तो इसीलिए यहाँ से इतने इंजीनियर्स भी अच्छे निकलते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि इससे हम ना केवल बिजनेस के क्षेत्र में, ना केवल एजुकेशन के क्षेत्र में, बल्कि आपका एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, बल्कि आपका जो हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं उस क्षेत्र में भी हम काफी प्रगति करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा जो इसमें जो टैक्स रिलीफ हमारा, इसको रेंट पे जो TDS लगता है, उसपे जो टैक्स रिलीफ एक मेजर आया है जो गवर्नमेंट लेके आई है, जो बहुत जरूरी भी था कि जो TDS है वो 6 लाख के ऊपर अगर आप सालाना रेंट कमा रहे हैं तभी आपको TDS काटना है। तो 6 लाख के ऊपर का मतलब है करीब 50,000 रुपए पर मंथ। तो 50,000 ये इसलिए एक बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि छोटे पर्सन को जो कि 15-20 हजार रुपए रेंट पा रहा है, उसको TDS का प्रोविजन ही नहीं पता। उसको ये भी बहुत ज्यादा नहीं पता कि उसे कहाँ रिटर्न फाइल करना है, TDS काट के जमा कैसे कराना है। तो 50,000 आज के जमाने के हिसाब से अगर हम देखें तो एक फ्लैट का रेंट ही है बैंगलोर में, अगर आप एक नॉर्मल फ्लैट भी रेंट पे लेते हैं। बिल्कुल। BM चतुर्वेदी जी, जिस प्रकार से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पर भी खासा फोकस रखा गया, क्योंकि भारत में बने कपड़े सस्ते कर दिए गए हैं, बुनकरों के लिए कपड़े सस्ते कर दिए गए। और यही नहीं, जो हमारी जो लिपियां थी, कहीं ना कहीं उसको डिजिटलीकरण करके उसको फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो हम चीजें खोते जा रहे हैं उसे फिर से एक बार फिर से डिजिटल के माध्यम से प्रदर्शित करके उनको जीवित करने का प्रयास करते हैं, वे नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डिफेंस में 5 लाख रुपए का प्रोविजन किया है, 4,92,000 का। उसके बाद सबसे ज्यादा रूरल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का बजट है 2,67,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। और वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी पे 1,71,000 करोड़ का है। तो फोकस जो है वो क्लियर दिख रहा है कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना है। रूरल इकोनॉमी लोअर इनकम टैक्स से भी बूस्ट होगी। जो प्रोसीजर इन्होंने शांत किए हैं कि दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी अब टैक्स में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को देख के लग रहा है कि एक बचत लोगों के हाथ में आएगी, वो इकोनॉमी पे खर्च करेंगे, कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, और उससे जो इकोनॉमी में एक सर्किल चलेगा वो बहुत तेजी का सर्किल चलेगा। बिल्कुल। लेकिन तो ये बहुत अच्छा, लेकिन लगातार कई सारे फायदे देखने को मिले। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि थोड़ा किस वर्ग को अभी साधने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि अभी हम फायदे बहुत देख पा रहे हैं इस बजट के। नहीं, फायदे तो उन्होंने दिए हैं तो देख पा रहे हैं, नहीं तो क्रिटिकल एक्चुअली आप देखिए उस समय स्टॉक शेयर बाजार तो स्पीच के टाइम में ऊपर था 300 पॉइंट, लेकिन स्पीच खत्म होते होते वो मतलब 300-400 पॉइंट नीचे आ गया। बिल्कुल। टैक्स को लेकर जब थोड़ा सा हुआ कि बाद में रिलीज होगा, जैसे ही डायरेक्ट टैक्स की बात उन्होंने बोली और बोला 12 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगेगा, सब मतलब चिल्लाने लगे हर्ष के मारे के चारों तरफ से, वाह भाई वाह। तो फोकस है गवर्नमेंट का, एंड मतलब क्रिटिकल रिव्यू की आवश्यकता नहीं है। काफी मतलब आइडिया इन्होंने उसमें डाले हैं और डेफिसिट को कंटेन किया है। आज ये जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.7 की जगह 4.4 होने से इन्फ्लेशन पे बहुत कंट्रोल रहेगा। और इतना तो मतलब इनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमको डेट को इतने % के अंदर रखना है, तो उसके अंदर डिसिप्लिन में रखा गया है। बिल्कुल। ठीक है, भव्य जी के पास होंगे। भव्य जी, जिस प्रकार से मेडिसिन कहीं ना कहीं हम चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास, वो एक कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में चाहे पैरासिटामोल से लेकर सारी जो दवाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं 30% तक के, और कहीं ना कहीं कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई, जो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो कि हर वर्ग को इफेक्ट करती है, और आजकल की दिनचर्या में मोस्टली पूरा दिन ही हर पर्सन का कहीं ना कहीं मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें हर चीज के लिए इंजेक्शन चाहिए, हर चीज के लिए। और अच्छी भी बात है क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस कर रही है। तो अगर मैं इसको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अबाउट इनोवेशन से देखूं, तो मुझे लगता है साइंस एंड टेक इन फार्मास्यूटिकल्स,
उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट की जो इनोवेशन प्रमोट करने वाली स्कीम्स हैं, उससे हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो उसमें नए नए पेटेंटेड मेडिसिन बन रही है, नए नए रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च को भी काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी, उस पर भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और जहाँ तक कि टैक्सेशन की बात करें तो देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही जानलेवा है, और कई वर्ग के लोग तो उसके ट्रीटमेंट को अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में उस पर टैक्सेशन कम करना एक बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि देखिए, बीमारी कभी बता के नहीं आती है, ना वो वर्ग देख के आती है। बिल्कुल ठीक है बीएम जी, लगातार मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जब ये बजट आया नहीं तो उससे पहले हमारी जब टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो व्यापारी वर्ग काफी नाखुश नजर आ रहा था कि हमारे लिए कभी कुछ नहीं करते। जैसे मिडिल क्लास लोग कहते हैं कि बस या तो अपर वर्ग का फायदा होता है या फिर वो जो किसान है, खेती, हमारे बारे में कभी नहीं बात होती, लेकिन इस बार उन पर फोकस किया गया। जी, रीजन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अभी क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 23-24 में 309 लाख करोड़ देश का मनरेगा मांगा गया था, और 24-25 में केवल 220 करोड़ दिन का मनरेगा मांगा गया। यानी मनरेगा पे गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर पा रही है और कम दिन का काम हो रहा है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे का देख के उसको उन्होंने मतलब उसकी तरफ ज्यादा पैसे को फोकस किया है और एग्रीकल्चर और उसके ऊपर दिया है, तो ये फायदे की चीज है। आज इसके हिसाब से आ रहा है जो लेबर का पेमेंट का, तो उन्होंने इसमें लिए आया, क्या बोलते हैं, एक सेकंड जरा, हेलो, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है। लेकिन बजट में बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान किए गए भव्या जी। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में छूट दी गई है, यानी कि दोगुनी कर दी गई है, और 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई है। वृद्धजनों के लिए है। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे, मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। ये 6 बड़े ऐलान। जी, देखिए, जो ओल्ड पीपल होते हैं, अब देखिए गवर्नमेंट, अगर हम पेंशन की बात करें तो लगभग गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम्स है वो कई स्टेट्स में बंद करती गई है। कि जैसे पहले होता था कि गवर्नमेंट जॉब के बाद आप रिटायर्ड होंगे तो उसके बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन मिलती रहेगी। तो अब नेशनल पेंशन स्कीम को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एनपीएस में क्या है कि आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। तो ऐसे में अब हमारी जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, वो जब तक ओल्ड होगी तब तक तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, वो अपना इन्वेस्टमेंट करके उतना सेफ सिक्योर रहेंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन को हमेशा से कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं आते थे पहले बजट में। ठीक है, थोड़े बहुत इनकम टैक्स स्लैब के एग्जम्पशन छोड़ के, बट इस बार वो एक बड़ा ऐलान हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव मूव है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये 6 बड़े ऐलान कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक फायदेमंद हो सकते हैं, और इसके साथ साथ लेकिन मोदी सरकार में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का ये कदम माना जा रहा है, क्या लगता है? लेकिन विपक्ष को तो ये रास नहीं आएगा ना। देखिए, विपक्ष तो कोई भी गवर्नमेंट विपक्ष में हो, उनको हमेशा देखिए उनका काम ही है क्रिटिक करना, और मेरा मानना है कि क्रिटिक भी जरूरी है, क्योंकि जब तक क्रिटिक नहीं होगा तो उसका एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस किसी भी चीज का नहीं हो सकता है। तो ऑफ कोर्स उनके मद्देनजर कुछ ना कुछ उसमें इस बजट में भी मिस्टेक्स निकलेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। ये गवर्नमेंट नहीं तो नेक्स्ट गवर्नमेंट, नहीं तो उसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट, स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर इंडिया का जो डेवलपमेंट का रेट है, जैसा कि हमें पता है 6.3% टू 6.8% तक 2025-26 तक इंडिया ग्रोथ कर जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रोग्रेसिव बजट है। बिल्कुल, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो गई हैं, जो इलेक्ट्रिक मोबाइल फोन है, ये आम जनमानस हर किसी के लिए उपलब्धता होती है, उसका भी खासा प्रयास वो कहीं ना कहीं फोकस रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे क्या फायदा होगा, इलेक्ट्रिक कारें जिस तरह से सस्ती हो रही हैं, आप अगर मार्केट में जाके देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल सस्ता मिलता है। तो वो भी एक मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज है, जो कि मान लीजिए कार डीजल, अगर आप एक नॉर्मल स्कूटी देखें जो पेट्रोल वाली है, वो करीब आपको 1,20,000 की मिलेगी,
ऑन रोड। बट अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर देखें तो 60-70 हज़ार में मिल जाती है। तो इस तरह से ये भी एक बेनिफिशियल थिंग है फॉर मिडिल क्लास, क्योंकि वो और अफोर्ड कर पाएंगे। और जिस तरह से उसमें और रिलीफ दी जा रही है, जैसे सोलर पैनल को मैं कहूँगी कि सोलर एनर्जी को काफी प्रमोट किया गया है और सोलर पैनल लगाने पे बहुत सब्सिडीज दी जा रही है। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे भी आएगा, क्योंकि हमारा हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी तो कम होगा ना उससे। अगर हम पोल्यूशन में फ्री एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो हमारा हेल्थ के एक्सपेंडिचर को भी कम करे। बिल्कुल, लेकिन मैं टैक्स पे फिर से आऊंगी, क्योंकि जो पहले थी और अब है उसमें कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला? देखिए, काफी टैक्स स्लैब्स में बहुत मेजर डिफरेंस है। जैसे पहले 3 लाख तक नील टैक्स था, अब 4 लाख तक नील टैक्स है। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो एग्जेम्पशंस जो भी आती हैं, जैसे आप शायद कई लोगों को ये चीज लगता होगा कि 5%, 10%, 15% टैक्स तो है ही ना ऑलरेडी, तो हमें एग्जेम्पशन कैसे मिल गई? हाँ। तो एग्जेम्पशन ऐसे मिल गई कि गवर्नमेंट ने अप टू अ सर्टेन अमाउंट टैक्स को मतलब लगता तो है टैक्स, बट वो रिबेट होती है जो गवर्नमेंट से हमें मिलती है। ठीक है, तो वो रिबेट अब देखिए, आप जैसे 12 लाख तक 10% अगर आपका टैक्स लग रहा है तो वो पूरी रिबेट में चला जाएगा। मतलब टैक्स लग रहा है बट गवर्नमेंट आपसे ले नहीं रही है। बिल्कुल ठीक है। तो टैक्स स्लैब्स काफी चेंज। ठीक है, अगर हमारे साथ बीएम चतुर्वेदी जी जुड़े हों उनके बाद मैं वापस आऊंगी। बीएम जी, आवाज मिल पा रही मेरी? देखिए, सुनिए, इसमें जो इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है मिडिल क्लास के लिए, वो एसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और ये एसएमई सेक्टर मिडिल क्लास ही डेवलप कर रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने माइक्रो एंटरप्राइज जो अभी तक केवल 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का था, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया कि आप 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करो तो भी आपको माइक्रो एंटरप्राइज का बेनिफिट मिलेगा। और आपका टर्नओवर भी 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ तक हो जाए तो भी आपको माइक्रो का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जो 7वां ये बजट है निर्मला सीतारमण का, ये कितना अलग लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक देखते हैं अपर को फायदा मिल जाता था, कहीं गरीबों को, लेकिन जो मिडिल एरिया के लोग रहते थे उनको छोड़ दिया जाता था हर बार। देखिए, अल्टीमेटली तो जो टैक्स भरता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आता है वो बड़ी कंपनियों से ही आता है, छोटों से जितना नहीं आता जितना बड़ी कंपनियों से। और बजट में उनके ऊपर जब प्रोविजन होता था तो पब्लिक को दिखता था कि ये केवल बड़े लोगों के लिए या बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए है। अब इन्होंने क्या किया है कि उनको तो जो हमें बेनिफिट देने हैं हम किसी न किसी तरह से दे देंगे। टैक्स ऑलरेडी उनका कंपनियों का 15% भी है और 20% के और 22% के टैक्स रेट में कंपनियां चल रही हैं, जबकि इंडिविजुअल का 30% और सरचार्ज लेके 34% तक होता था। तो उन्होंने अभी फेस पे बजट के थ्रू मीडियम को और स्मॉल को टैकल किया है, बड़ी को ऑलरेडी दे चुके थे और अभी उनको अपने बजट को भरने के लिए चारों तरफ बात हो रही थी कि सुपर रिच को ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। तो उन्होंने ज्यादा टैक्स तो नहीं लगाया अभी सुपर रिच के ऊपर। इनकम टैक्स एक्ट आएगा नया तो उसमें मालूम पड़ेगा कि क्या है। अभी तो उन्होंने सुपर रिच पे नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने जो मीडियम और उसके लिए किया है और उसको इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहित किया है, जो एसएमई के लिए, वो बहुत मतलब फार रीचिंग कंसिक्वेंस वाला है। बिल्कुल, लेकिन जो मध्यम वर्ग होता भव्य जी, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यही वजह, वो चक्का अगर बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था हमारी कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी जा सकती है वो आप भी अंदाजा लगा सकती हैं। इनफैक्ट मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी, एमएसएमई के साथ जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप का सर्टिफिकेट अभी तक 5 इयर्स तक मिलता था उसको भी +5 इयर्स कर दिया गया है। क्योंकि आप एक बार स्टार्टअप रजिस्टर्ड होगा, अगर आप 2030 से पहले अपने आप को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट 10 इयर्स तक मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि स्टार्टअप हमें ये समझना पड़ेगा स्टार्टअप स्टार्ट कौन कर रहा है। वो पढ़े लिखे लोग जो अपने बिजनेस में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर चुके हैं या उनके पास एक नया आइडिया है। तो अगर उस नए आइडिया को प्रमोट, आप देखिए छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे कितने अच्छे प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इस पे अच्छा फोकस किया गया है। बिल्कुल ठीक है बीएम चतुर्वेदी जी, लेकिन जिस प्रकार से 6 बड़े ऐलान जो वृद्ध जो पर लोगों के लिए किए गए, वो कितने बड़े हैं, वो कितने कारगर होंगे? बोला है कि मैं 6 एरिया में बजट को फोकस करूंगी। तो उसमें एग्रीकल्चर था, इनका एमएससी था, इन्वेस्टमेंट था, एक्सपोर्ट था
और अभी टैक्सेशन के ऊपर करके, तो उस हिसाब से इन्होंने काफी बैलेंस करने की कोशिश की है। जो एग्रीकल्चर में इन्होंने प्रोत्साहन दालों के लिए दिया है वो बहुत फार रीचिंग है। इससे प्रोटीन का सप्लाई आएगा अपने पब्लिक के लिए ज्यादा दालों के उससे, और उन्होंने बोला है 100% बाई करेंगे हम। एंड दालों में ऑलरेडी MSC मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगता है, समझिए, तो उसकी वजह से ये काफी फार रीचिंग होगा। और ये जो उनकी धन धान्य कृषि योजना जिन्होंने 100 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, जिसमें बोल रहे हैं कि करीब 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा, तो ये बड़े फार रीचिंग हैं, मतलब सिचुएशंस का। बिल्कुल। अभी हाल ही में आपने देखा था आम आदमी पार्टी लगातार मिडिल क्लास की बात कर रही थी। अभी दिल्ली चुनाव है और साथ ही बिहार में जो भी चुनाव, उस पर भी काफी फोकस रहा है। ये एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटीज वगैरह का सपोर्ट जो बिहार को किया है, तो उसका इनको फायदा बहुत मिलेगा। और मिडिल क्लास को जो टैक्स में दिया है वो दिल्ली के चुनाव में मिलेगा इनको। बिल्कुल, दिल्ली चुनाव पे भी इसका क्योंकि खासा फोकस हो सकता है, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं ये राहत और केंद्र में बैठी सरकार। जी बिल्कुल। और वो मेन कंटेंडर भी है, मतलब केंद्र में तो बैठे हैं लेकिन दिल्ली में कैसे भी 10 साल बाद कब्जा चाहते हैं, जो 10 साल से नहीं मिला। बिल्कुल। भव्य जी, आपसे भी समझना चाहूंगी। मैं कहूंगी पिछली बार भी देखिए, अगर पिछली बार की बजट में भी बिहार के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बजट में आया था, और उसी तरह से इस बार तो बिहार और दिल्ली दोनों के इलेक्शंस भी कोइंसिडेंटली हैं, आने वाले हैं। तो मुझे लगता है इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को अपनी गवर्नमेंट से बेनिफिट चाहिए, और ऐसा बेनिफिट जो उनको दिखे कि बेनिफिट है, जो उनके सामने आए, जो उनकी पॉकेट पे असर डाले, जिससे कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचे कि वो अपनी ख्वाहिशें और पूरी कर सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंक्रीज कर सके। सो उसके मद्देनजर चूंकि अप्रैल में बिहार में भी है, इधर दिल्ली में भी है, तो ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव मूव साबित होगा। बिल्कुल बीएम जी, लेकिन माना जा रहा था कि यूपी में इस बार खासा फोकस रहेगा, 3.90 लाख करोड़ रुपए का बजट आ सकता है, लेकिन क्या मिला है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। यूपी वालों को क्या मिला है? अभी ये स्टेट वाइज एलोकेशन तो नहीं है इसमें, मतलब स्टेट वाइज एलोकेशन तो बजट की जो डिटेल आएंगे उसमें होगा, लेकिन एग्रीकल्चर का अगर किया है तो नेचुरली है कि मेन बेनिफिशियरी तो यूपी वाले ही हैं, सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण, मतलब समझिए। और जिस हिसाब से वो कुंभ के मेले को से पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और अब थोड़ा झटका लगा है, तो उसमें मतलब फोकस तो उनको रीइंफोर्स करना ही पड़ेगा यूपी। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली में किसान प्रदर्शित थे, वो कहीं ना कहीं उस पर असर देखने को मिलेगा इस बजट से। मिलेगा, और इनको चाहिए थे उनसे बात करें, उनको आ जाने से 100, 200, 500 को दिल्ली में मतलब और बात करके खत्म करें मामले को। यहाँ के ये अपनी इमेज को खराब किए हुए हैं, भगवान जाने क्या सोचते हैं। बिल्कुल भव्य जी, आपसे लास्ट प्रश्न यही होगा, परिवहन और ट्रेन और इन सब को लेकर क्या कुछ रहा है इस बार बजट में? परिवहन के लिए तो इन्होंने मतलब छोटे एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट दोनों को प्रोत्साहन करने की बात की है, उससे काफी मतलब बिल्कुल ठीक है। भव्य जी, जिस प्रकार से सस्ता पेट्रोल होने की वो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर कोई चेंजेस देखने को मिले क्या इस बजट में? पेट्रोल से रिलेटेड तो कोई ऐसा साफ डायरेक्ट वे में कुछ ऐसा दिखा नहीं है, बट हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट एक 1961 का एक पुराना एक्ट है, तो मुझे लगता है उसकी पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत भी थी बहुत। तो वो जो नया कोड आएगा उसमें कुछ हद तक काफी चीजें इम्प्रोवाइज्ड होंगी, और उसके साथ साथ जैसे कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म करके एक साल का, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट होता है, फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट हो सकता है, तो गवर्नमेंट इसको भी एक यूनिफॉर्म वे में लेके आएगी ताकि बिजनेसेस को और हेल्प मिले, इजीनेस हो। बिल्कुल, आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये बजट कहीं ना कहीं सरकार के जो मिडिल क्लास है
उनको राहत देने का प्रयास किया जा रहा था और इसके साथ साथ किसानों, युवा वर्ग यानी कि जवान, किसान, नौजवान सभी के हित में वाला ये बजट सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं इससे आम जनमानस से सीधा जोड़ने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन जब ये लागू करे जाएंगे, इंप्लीमेंट होंगे, उससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धार देती हुई नजर आएगी। तो जवान, नौजवान, किसान और मिडिल क्लास हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।